जानते हैं कि अगर हमारी किडनीज एक दिन काम करना छोड़ जाएं तो क्या हो सकता है। किडनी ऐसे कौन से रोल प्ले करती है जो हमारी डेली लाइफ के लिए या हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिला और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक बायो विद राबिला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ द किडनी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि किडनी एक होम्योस्टैटिक ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस रखती है ना। अब उसके साथ साथ ये एक एंडोक्राइन ऑर्गेन भी है। एंडोक्राइन ऑर्गेन का मतलब है ये ऐसे हार्मोन्स को रिलीज़ करती है जो डायरेक्टली ब्लड में शामिल हो जाते हैं और वो डिफरेंट स्पेसिफिक ऑर्गन तक टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। इसके दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन है वो रेनाइन है और एरिथ्रोपोइटिन है। रेनाइन जो है वो आपकी ब्लड प्रेशर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपकी बीपी को स्टेबल रखता है, सोडियम क्लोराइड को बैलेंस करता है आपके ब्लड के अंदर। और एरिथ्रोपोइटिन जो है वो आपकी ब्लड की प्रोडक्शन का बॉस है। यानी जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो ब्लड की प्रोडक्शन होती है वो स्प्लीन है, लिवर है या बोन मैरो में होती है, ठीक है ना। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज़ करके ये उन ऑर्गेन्स को सिग्नल देती है कि अब आपको ब्लड की प्रोडक्शन बढ़ानी है। यानी कि किडनी एक बॉस की तरह रोल प्ले करता है स्प्लीन और बोन मैरो वगैरह के लिए, ठीक है। और उसके अलावा ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 बनाता है। अब आप जानते हैं कि विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी एक स्पेसिफिक टर्म नहीं है, जनरल टर्म है, और विटामिन D3 जो है वो एक स्पेसिफिक टर्म है। देखें, विटामिन डी के दो टाइप हैं। विटामिन डी के दो टाइप हैं जिसे विटामिन D2 भी कहते हैं और विटामिन D3 भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन D2 जो है वो फूड में, प्लांट्स वगैरह में, या वो फूड जो रिच होते हैं स्पेसिफिक विटामिन D3 के में। और विटामिन D3 जो है वो नेचुरली हमारी स्किन में प्रोड्यूस होता है। आप जानते होंगे जब भी किसी का विटामिन डी लेवल कम होता है तो उसे कहते हैं कि आप सनलाइट लें, है ना, सन बाथ लें। और इसलिए क्योंकि विटामिन डी जो है वो हमारी स्किन में प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी फिर किडनी की तरफ क्यों इशारा कर रहा है? क्योंकि जब विटामिन डी हमारी स्किन में बनता है तो वो ब्लड के थ्रू लिवर में जाता है और वह लिवर उसको डीएक्टिव फॉर्म में कर देता है। अगेन वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारी किडनी में जाता है। जब नीड होती है तो किडनी उसे एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 में कन्वर्ट कर देती है। अब विटामिन D3 का रोल क्या है कि ये हमारे बोन्स में कैल्शियम को और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करवाती है ताकि हमारे बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। साथ ही किडनी का एक मेन रोल है कि वो हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन रखती है। ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है ना वो है 7.35 टू 7.45 तक। अगर इससे अनबैलेंस हो जाती है, यानी ज़्यादा बेसिक या ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, तो उसको भी बैलेंस करता है। वो कैसे? जब एसिडिक इन्वायरमेंट आ जाए तो मतलब कि एच आयन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, एच आयन हमारे ब्लड में ज़्यादा आ जाए। कैसे आता है? क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, एच आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे कि ये आयोनिक है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन जिसे हम कहते हैं, तो ये जाके क्या करता है, उसके साथ ऐड हो जाता है। जैसे ऐड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और एसिडिक इन्वायरमेंट जो है वो बैलेंस हो जाती है। अगर बेसिक होता है तो एच आयन रिलीज़ करता है, ठीक है। अगर ब्लड की पीएच बेसिक हो जाए तो एच आयन रिलीज़ करता है। अब देखें, एच आयन जाके उस बेस के साथ मिलेगी, अगेन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी कि कार्बोनेट जो बाइकार्बोनेट आयन है वो एज अ बफर सॉल्यूशन काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ ही ये हमारे वाटर बैलेंस को भी रेगुलेट करती है। वाटर बैलेंस देखें, कभी आप देख रहे होंगे यूरिन का कलर बिल्कुल वाइटिश हो जाता है, कभी बहुत ही येलो हो जाता है, कभी आप डिफरेंट कलर्स उसमें देख रहे होंगे, क्योंकि ये डिफरेंट जो मिनरल्स हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी कॉम्बिनेशन की वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये कलर क्यों होता है? ताकि कभी जो आपका यूरिन है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, कभी जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में आ जाता है। इसी तरीके से जो है किडनी आपके वाटर को भी बैलेंस रखती है। इसके अलावा ये सारे फंक्शन किडनी के जो है फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन में होते हैं। अब नेफ्रॉन जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है और वही हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि किडनी के मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
अब जो नेफ्रॉन यूरिन की प्रोडक्शन करवाता है वो बेसिकली 3 स्टेप में या 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट जो है वो है ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि फ़र्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म होता है वो ग्लूमेरुलस में होता है, जिससे कि ये वर्ड जो है ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन, इससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो फिल्ट्रेशन है ये ग्लूमेरुलस में हो रही है। ठीक है, अब ये ग्लूमेरुलस है, ये छन्नी लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे ब्लड इंटर होता है तो ब्लड में से आपके वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन वगैरह, अमाइनो एसिड है या कार्बोनिक एसिड है या नाइट्रोजन या वेस्ट है, बाइकार्बोनेट आयन है, यूरिया है, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह जो है वो इसमें से फ़िल्टर हो जाते हैं लाइक अ छन्नी, है ना। फ़िल्टर होके ये आपके इस प्रॉक्सिमल कन्वोलर ट्यूब में जाएंगे और फर्दर प्रोसेस होंगे। ठीक है, ब्लड जो है अगेन आपकी इफेरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू आपके प्रॉक्सिमल कन्वोलर ट्यूब और डिस्टल कन्वोलर ट्यूब की तरफ मूव करेगा। ठीक, अब ये फिल्ट्रेशन यहाँ पर कितनी होती है, इसका रेट कैसे हम मेजर कर सकते हैं? इसका रेट हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के, है ना। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? देखिए, जब कोई भी लिक्विड या फ्लूइड अपने जिस कंटेनर में, जिस इन्वायरमेंट में होता है, उसके जो है बाउंड्री पे प्रेशर एक्सर्ट करे तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखिए, जहाँ पर डायामीटर अफेरेंट आर्ट्रियोल्स का ज़्यादा है, प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है। जैसे ही डायमीटर कम हो गया तो यहाँ पर देखो, जितना फोर्सफुली हम आएंगे, जगह कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। वही प्रेशर यहाँ पर उसकी फिल्ट्रेशन रेट को काउंट करता है कि यहाँ पर फिल्टर करना है। ठीक है, जैसे कि हमारी किडनी एक दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है ना, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये इतना ही 180 लीटर ब्लड को रिसीव करके उसको फ़िल्टर आउट करती हैं दोनों किडनी मिलके। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेज है जो यूरिन प्रोडक्शन कराता है उसे हम कहते हैं ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ग्लूमेरुलस में होता है, और उसमें वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड, कार्बोनिक आयन, नाइट्रोजन वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह जो है वो फिल्टर आउट होते हैं। सेकंड जो स्टेज है वो है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। लफ्ज़ सिलेक्टिव का मतलब है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट हो, और रीएब्जॉर्प्शन का मतलब अगेन रीएब्जॉर्ब हो जाना। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली इन 2 ट्यूब्स में होती हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलर ट्यूब और डिस्टल कन्वोलुलेटेड ट्यूब में। इसमें क्या होता है कि देखें, जैसे ही हमारे जो ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेट बना, जिसमें वाटर आया, आपकी कुछ ना कुछ अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड क्या है, माइक्रो मोनोमर है ना, तो वो इतने बारीक होते हैं कि वो इस ब्लड छन्नी से यानी ग्लूमेरुलस की जो कैपिलरीज है उसमें से फ़िल्टर हो जाती हैं। अब हम इनको वेस्ट तो नहीं कर सकते, विटामिन्स को भी तो वेस्ट नहीं कर सकते, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज वगैरह है उसको तो वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये यहाँ से निकल गए हैं। अब आप देखेंगे यहाँ की जो फिल्ट्रेशन है और ये जो यूरिन कलेक्टिव डक्ट में जो स्टोर होता है उसकी जो कंपोजिशन है वो बहुत डिफरेंट होगी। वो क्यों? क्योंकि प्रॉक्सिमल कन्वोलर ट्यूब बेसिकली और डिस्टल कन्वोलर ट्यूब क्या करती हैं, वो चीज़ें जो फिल्ट्रेट में आ गई हों लेकिन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो ये जो ब्लड कैपिलरीज है ना, इनकी हेल्प से अगेन ये ब्लड की तरफ इनको वापस भेज देती हैं। तो मतलब कि जो चीज़ें फ़िल्टर हुई अगेन रीएब्जॉर्ब हो गई, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब इसमें आपका वाटर जो बेसिकली आप छन्नी में से तो आप अगर किसी पानी को गुजारेंगे तो वो डेफिनेटली उससे गुजर जाएगा, लेकिन वाटर बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसके लिए वाटर 67% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। आपके सोडियम आयन, पोटेशियम आयन जो आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए, आपकी जो है बीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ हद तक जो क्लोरीन की वेरिएबल कंपोजिशन या हम कहें कि प्रोपोर्शन जो है वो भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अमाइनो एसिड है, विटामिन्स हैं और अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज वगैरह हो गए, वो यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब वाटर कह रहा है कि पैसिवली रीएब्जॉर्ब होता है, मतलब कि इसको रीअब्जॉर्ब करने में किसी एनर्जी की नीड नहीं होती है। ठीक है, ये डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं, लेकिन ग्लूकोज एंड सोडियम जो है वो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है। अब एक्टिवली का क्या मतलब है यहाँ पर? जैसे कि ग्लूकोज और सोडियम हमारे ब्लड में ऑलरेडी के एक अच्छे प्रोपोर्शन में मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फिल्ट्रेट है उसमें ये थोड़े कम लेवल पे होंगे क्योंकि ये फ़िल्टर यहाँ से हो रहे हैं। तो जब चीज़
कम से ज़्यादा की तरफ मूव करे तो वहाँ पर एनर्जी की नीड पड़ती है, जिसे हम एक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो एम हार्मोन एल्डोस्टेरोन और एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एडीएच कहते हैं, ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। ये एडीएच हार्मोन जो है आपके वाटर की एब्जॉर्प्शन में या बैलेंस करने में हेल्प आउट करता है, या हम कहें उसको सजेस्ट करता है, और एल्डोस्टेरोन जो है वो आपकी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है। अब जो थर्ड स्टेज है वो है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन का लफ्ज़ ही खुद ही इस बात को ज़ाहिर करता है कि ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब और डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब में होता है। अब इसमें क्या होता है कि वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट या वो ड्रग्स जो ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन के टाइम पे फिल्टर नहीं हो सकी, है ना, और ये अगेन ब्लड के साथ मूव करके चली गई। अब इन दो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब और डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब की प्लेस पे वो ब्लड कैपिलरीज जो इनको सराउंडेड किए हुई हैं, इनको कवर किए हुए हैं, उनकी हेल्प से ये जो दो ट्यूब हैं उनको क्या करता है, सिक्रेट करता है अपने अंदर, यानी एब्जॉर्ब कर देता है अपने अंदर। जैसे कि नाइट्रोजन वेस्ट में हम यूरिया कह सकते हैं, क्रेटिनाइन कह सकते हैं। एच आयन जो हमारे ब्लड की पीएच को अनबैलेंस कर देता है, उसको पोटेशियम या जो ड्रग्स वगैरह हैं उनको इन ब्लड से प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब में एब्जॉर्ब करवा देता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो आज का हमारा टॉपिक एंड अप हुआ। मिलते हैं हम अपनी न्यू वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।